1947 भारत आजाद हुआ, लेकिन बंटवारे के दर्द के साथ। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का प्रस्ताव रखा, लेकिन पाकिस्तान इंतजार में नहीं था। 22 अक्टूबर 1947 कबायली लड़ाकों और पाकिस्तानी सैनिकों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। खून बहा, शहर जले, हजारों निर्दोष मारे गए। मजबूर होकर महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया। कश्मीर आधिकारिक रूप से भारत का हिस्सा बन गया। भारतीय सेना पहुंची और शुरू हुई पहली जंग। लेकिन 1949 में संयुक्त राष्ट्र के दखल के बाद सीज़फायर घोषित हुआ। कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया, जिसे आज हम पीओके कहते हैं। 1962 चीन ने लद्दाख और अरुणाचल में हमला किया। भारतीय सेना ने वीरता दिखाई, लेकिन संसाधनों की कमी और रणनीतिक कमजोरियों के कारण भारत को हार का सामना करना पड़ा। यह हार केवल सैन्य नहीं थी, यह मनोबल की भी परीक्षा थी। लेकिन इसी हार ने भारतीय सेना को बदलना शुरू किया। नई रणनीति, नई योजना, नए हथियार। भारत तैयार हो रहा था। उधर पाकिस्तान, अमेरिका से उसे मिल रहे थे पैटर्न टैंक, F-86 सेबर जेट, F-104 स्टार फाइटर। पाकिस्तान को लगा अब वक्त आ गया है कश्मीर लेने का। राष्ट्रपति अयूब खान, जो 1958 में तख्तापलट कर सत्ता में आए थे, जनता का ध्यान भटकाना चाहते थे। 1964 में बनाई गई कश्मीर पब्लिसिटी कमेटी दुनिया को यह बताने में जुट गई कि कश्मीर में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं। प्रोपेगेंडा, घुसपैठ, उकसावे, सब कुछ योजनाबद्ध था। 1965 की शुरुआत। गुजरात के रण ऑफ कच्छ में पाकिस्तान ने सड़क बनानी शुरू की। भारत ने विरोध किया। 9 अप्रैल 1965 ऑपरेशन डेजर्ट हॉर्न। पाकिस्तानी सेना ने भारतीय चौकियों पर हमला किया। शालीमार चौकी गिरी, लेकिन सरदार चौकी पर भारतीय जवानों ने अद्भुत साहस दिखाया। युद्ध की आहट साफ थी। अगस्त 1965 पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। हजारों घुसपैठिए कश्मीर में दाखिल हुए। उम्मीद थी कि कश्मीरी जनता विद्रोह करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भारतीय सेना ने एक एक कर सभी घुसपैठियों को खदेड़ दिया। और तब भारत ने इतिहास में पहली बार डिफेंसिव नीति छोड़ सीमा पार करने का फैसला लिया। 6 सितंबर 1965 भारतीय सेना ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की। लाहौर फ्रंट खुल चुका था। सियालकोट सेक्टर में टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक हुई। बुर्की गांव पर कब्जा और पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराया गया। लाहौर अब सिर्फ 14 किलोमीटर दूर था। इसी बीच प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने राष्ट्र को संबोधित किया। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, तो यह देश दबने वाला नहीं है। उनके शब्दों ने पूरे देश में नई ऊर्जा भर दी। जय जवान, जय किसान, यह सिर्फ नारा नहीं था, यह राष्ट्रीय संकल्प था। भारत के पास बढ़त थी। लाहौर और सियालकोट दबाव में थे। लेकिन पाकिस्तान एक बात भूल गया था, युद्ध केवल हथियारों से नहीं, जमीन और जनता की समझ से जीता जाता है। घुसपैठिए पंजाबी बोलते थे, जबकि स्थानीय लोग कश्मीरी और डोगरी बोलते थे। और यहीं उनकी पहचान उजागर हो गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत भारतीय सेना को सूचना दे दी। इंडियन आर्मी सक्रिय हो गई। जम्मू कश्मीर के हर कोने में तलाशी अभियान शुरू हुआ। घुसपैठियों को चुन चुनकर खत्म किया जाने लगा। सैकड़ों मारे गए, 4 को जिंदा पकड़ा गया। पूछताछ में ऑपरेशन जिब्राल्टर की पूरी साजिश सामने आ गई। जब यह खबर राष्ट्रपति अयूब खान तक पहुंची, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई।
उन्हें विश्वास दिलाया गया था कि भारत कभी भी सीमा पार नहीं करेगा। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग थी। भारतीय सेना लाहौर के आसपास के गांवों को अपने नियंत्रण में लेती जा रही थी। अगला लक्ष्य था बुर्की। लेफ्टिनेंट कर्नल अनंत सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना ने बुर्की के आसपास के बंकर और बस्तियां अपने कब्जे में ले लीं। लेकिन बुर्की गांव अभी भी कड़ी सुरक्षा में था। पाकिस्तानी सेना ने आर्टिलरी और टैंकों के साथ जबरदस्त मोर्चा संभाल लिया। भीषण गोलाबारी के बीच संघर्ष जारी रहा। ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान ने C-130 हरक्यूलिस विमानों से कमांडो भेजकर पठानकोट, आदमपुर और हलवारा एयरबेस पर हमला करने की कोशिश की। लेकिन भारतीय वायुसेना तैयार थी। हवाई संघर्ष में भारतीय पायलटों ने कई दुश्मन विमानों को मार गिराया। 180 कमांडो में से केवल 20 ही वापस लौट सके। 22 मारे गए और 138 बंदी बना लिए गए। 8 सितंबर को पाकिस्तान ने ऑपरेशन विंडअप शुरू किया। एक टुकड़ी अमृतसर की ओर बढ़ी तो दूसरी राजस्थान के मुनाबाव में घुस आई। 5th मराठा लाइट इन्फेंट्री ने राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर 24 घंटे तक बहादुरी से मोर्चा संभाला। लेकिन भारी गोलाबारी और हवाई हमलों के बीच मुनाबाव पर पाकिस्तान ने कब्जा जमा लिया। उधर खेमकरण सेक्टर में पाकिस्तानी पैटर्न टैंक तेजी से आगे बढ़ रहे थे। स्थिति गंभीर थी। ब्रिगेडियर थॉमस के थियोग्राज ने मोर्चा संभाला। उन्होंने पहले एयर सपोर्ट मंगवाया, फिर एक असाधारण रणनीति अपनाई, नहर खोलकर खेतों में पानी भरवा दिया। जल्द ही खेत कीचड़ में बदल गए। पाकिस्तानी टैंक उसमें फंस गए। भारतीय सैनिकों ने इस मौके का फायदा उठाया और जोरदार हमला किया। इसी मोर्चे पर मेजर अब्दुल हामिद ने अद्भुत वीरता दिखाई। अपनी जीप से रिकॉयलेस गन दागते हुए उन्होंने एक के बाद एक 7 पैटर्न टैंक नष्ट कर दिए। 10 सितंबर को वे शहीद हो गए। उनकी वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 97 पाकिस्तानी टैंक नष्ट हुए। यह युद्ध इतिहास में बैटल ऑफ असल उत्तर के नाम से दर्ज हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी टैंक भिड़ंत। 9 सितंबर तक बुर्की पर भारतीय नियंत्रण स्थापित हो चुका था। तिरंगा वहां लहराया गया। 10 सितंबर को भारतीय फर्स्ट आर्मर्ड ब्रिगेड ने सियालकोट के फिलोरा पर हमला किया। सेंट्यूरियन बनाम पैटर्न टैंकों की जबरदस्त भिड़ंत हुई। 64 पाकिस्तानी टैंक नष्ट हुए। यह बैटल ऑफ फिलोरा थी। इस लड़ाई में मेजर भूपेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हुए। दिल्ली में इलाज के दौरान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री उनसे मिलने पहुंचे। मेजर की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, आंसू दर्द के लिए नहीं, खड़े होकर अपने प्रधानमंत्री को सल्यूट न कर पाने के लिए हैं। बाद में उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। जारी युद्ध के बीच संयुक्त राष्ट्र ने सीज फायर का प्रस्ताव रखा। दोनों देश तुरंत राजी नहीं हुए। यूएन महासचिव यू थांत ने दोनों देशों का दौरा कर युद्ध रोकने का प्रयास किया। अब लड़ाई केवल मोर्चों पर ही नहीं, कूटनीति के स्तर पर भी लड़ी जा रही थी। 1965 का भारत पाक युद्ध एक ऐसा संघर्ष जिसने दोनों देशों की किस्मत और नेतृत्व की परीक्षा ले ली। दिल्ली में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री अपने कैबिनेट मंत्रियों और सेना प्रमुखों के साथ एक अहम बैठक में बैठे थे। मुद्दा था, क्या भारत को सीजफायर स्वीकार कर लेना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल J.N. चौधरी ने सलाह दी कि लड़ाई खत्म कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के हथियार लगभग समाप्ति की कगार पर हैं। लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। भारत ने अपने वॉर रिजर्व का केवल लगभग 14% हिस्सा ही इस्तेमाल किया था। सीजफायर के पीछे एक और बड़ा कारण था, संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और सोवियत संघ का बढ़ता दबाव। शास्त्री जी का मानना था कि यदि भारत स्वयं आगे बढ़कर युद्धविराम की घोषणा करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह एक कूटनीतिक जीत होगी।
उन्हें यह भी अनुमान था कि पाकिस्तान तुरंत राजी नहीं होगा और अगर वह युद्ध जारी रखेगा तो भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब देती रहेगी। इन्हीं सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारत ने 31 सितंबर को सीज़फायर स्वीकार करने की पहल की, लेकिन जैसा अनुमान था, पाकिस्तान तुरंत तैयार नहीं हुआ। भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला और बढ़ चली डोगराई की ओर, जहां इतिहास की सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक लिखी जानी थी। 21 सितंबर 1965 की रात ब्रिगेडियर डेसमंड हेडे ने अपने सैनिकों से कहा, एक भी आदमी पीछे नहीं हटेगा, जिंदा या मुर्दा, अब हम सब डोगराई में ही मिलेंगे। 7 सितंबर को पाकिस्तान ने गुजरात के द्वारका पर नौसैनिक बमबारी की। मकसद था भारतीय वायुसेना का ध्यान भटकाना और रडार इंस्टॉलेशन को नुकसान पहुंचाना। लेकिन यह प्रयास भी निर्णायक साबित नहीं हुआ। हालांकि इस घटना के बाद भारत ने अपनी नौसेना को और मजबूत बनाने की आवश्यकता महसूस की। रात के अंधेरे में भारतीय सेना ने 2 दिशाओं से डोगराई को घेर लिया, लेकिन पाकिस्तानी सैनिक पहले से ही खाइयों में छिपे हुए थे। चारों ओर गोलियों की बौछार थी। 3 जाट रेजिमेंट के वीर जवान खाइयों में कूद पड़े। अब लड़ाई सिर्फ बंदूकों से नहीं, हाथों और पैरों से भी लड़ी जा रही थी। कई घंटों तक चली इस भयंकर भिड़ंत में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कमांडर सहित 108 सैनिकों को जीवित पकड़ लिया। करीब 300 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, जबकि भारत ने भी अपने 86 वीर सपूत खो दिए। 22 सितंबर की सुबह डोगराई पर तिरंगा लहरा रहा था। भारत लाहौर के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। इस जीत से पाकिस्तान की स्थिति डगमगा गई। आखिरकार अयूब खान भी सीज़फायर के लिए तैयार हो गए। 23 सितंबर 1965 दोनों सेनाएं अपने अपने देश की ओर लौटने लगीं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक समाप्त हो चुकी थी। जनवरी 1966 ताशकंद में शांति वार्ता। लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान आमने सामने बैठे। ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर हुए। निर्णय लिया गया कि युद्ध में पकड़े गए सैनिक लौटाए जाएंगे और कब्जाए गए क्षेत्र वापस किए जाएंगे। लेकिन इतिहास ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। 11 जनवरी 1966 समझौते के अगले ही दिन लाल बहादुर शास्त्री का रहस्यमय निधन हो गया। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। आधिकारिक रूप से इसे हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन दशकों से कई विशेषज्ञ और नागरिक इसे संदेह की दृष्टि से देखते रहे हैं। अमेरिकी अधिकारी रॉबर्ट क्रॉली के कथित बयान और ग्रेगरी डगलस की पुस्तक कॉन्वर्सेशन विद द क्रो ने इस रहस्य को और गहरा कर दिया। भले ही शास्त्री जी आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन 1965 के युद्ध में उनके साहस और निर्णयों ने भारत को लाहौर और सियालकोट तक पहुंचा दिया। उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि भारत सिर्फ शांति का समर्थक नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर दृढ़ प्रतिकार करने वाला राष्ट्र भी है। लाल बहादुर शास्त्री, एक ऐसा नाम जो साहस, सादगी और संकल्प का प्रतीक बन गया। जय जवान, जय किसान सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक युग की आवाज थी।